नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं मोदी का मिशन 2024 और उस मिशन में बिहार कहां खड़ा है। जी हां, क्योंकि बिहार मोदी के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। नीतीश का साथ छूटा है पहली बार 2014 के बाद, 2015 के बाद चुनावी मैदान में हैं जहां साथ में नीतीश नहीं है। 2014 में अलग अलग गठबंधन के साथी चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी को बड़ा फायदा भी हुआ, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बनी तो बुरी तरह से बीजेपी बिहार में फेल कर गई। फिर 2019 में साथ आए तो 2014 का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 40 में 39 सीट बीजेपी गठबंधन जीती। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में 2024 का मिशन क्या होगा बीजेपी का, या यूं कहे शाह और मोदी का मिशन बिहार क्या है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें परिलक्षित होने लगी हैं। मतलब जिस तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है या जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, उससे साफ दिखने लगा है कि 2024 को लेकर मोदी और शाह बिहार को लेकर क्या सोचते हैं। पहले गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी की कोशिश है कि जो नीतीश कुमार का जो कोर गठबंधन है, लव कुश, कुर्मी और कुशवाहा, उसको पहले तोड़ा जाए। और उसी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, जबकि उनके पार्टी में जल्द शीघ्र आए थे, उनको उतनी जिम्मेवारी दी गई। उपेंद्र कुशवाहा को भी लाया गया, नागमणि को भी लाने की कोशिश चल रही है। मतलब कुशवाहा वोट जो नीतीश कुमार का कोर वोटर होता था, उस कोर वोटर पर उन्होंने स्ट्राइक मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आरसीपी को लाकर एक खास वर्ग जो नीतीश कुमार से नाराज हैं नालंदा में भी, उसको साधने में आरसीपी का इस्तेमाल बीजेपी करना चाहती है। मांझी को भी लाया। मांझी का कितना फ़ायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकली जो एक एज होता है वो एज मांझी के आने से जरूर दिख रहा है, खास करके दलित वोटर में। पासवान के साथ अब मांझी भी उनके साथ है। तो उस तरीके से गठबंधन का को एक नया स्वरूप दिया है बिहार में उन्होंने, विस्तार। उनके पास भी अब 6 दल हैं। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी 2014 में जितनी सीटें जीती थी, नीतीश कुमार साथ आए तो उसमें से कई सीटों को उन्होंने नीतीश के लिए छोड़ना पड़ा या नीतीश को उन्होंने दे दिया। बराबरी सीटों पर 17 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी भी हैं जहां बीजेपी के लिए सहज नहीं है, जहां पहली बार हो सकता है वो चुनाव लड़े उस तरीके से। ऐसे में वो अपने पुराने टेस्टेड जो उम्मीदवार हैं, ट्रस्टेड उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, जो लगातार लालू राबड़ी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, नीतीश कुमार से भी लड़कर चुनाव जीतते आ रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर जो मोदी और शाह की नीति बिहार में दिख रही है, वो एक अलग तरीके की बीजेपी बनाने की कवायद की तरफ बिहार में भी बीजेपी बढ़ रही है। इसका एक संकेत है। राधा मोहन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, कहा जा रहा है कि उम्र की वजह से उनको वहाँ वो उस जिम्मेवारी से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। मतलब अगर उम्र आ रहे हैं तो मोतिहारी से उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी तय नहीं है। क्योंकि अगर कहा गया ना कि भाई उम्र की वजह से उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से हटाया गया है, तो फिर वहाँ मोतिहारी को लेकर भी है। राजीव प्रताप रूडी को लेकर भी चर्चा गर्म है। जिस तरीके से सुनील सिंह नीतीश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, भले वो कह रहे हैं कि लालू मेरे चहेते हैं, लालू को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति बीजेपी के साथ करीब होती दिख रही है। राज्यपाल से मिलना, फिर दिल्ली में अमित शाह से मिलना, गिरिराज सिंह से मिलना, नीतीश कुमार पर इशारों में हमला बोलना, कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिन चीज़ों से लग रहा है कि रूढ़ी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार या बीजेपी अलग तरीके से सोच रही है। स्वाभाविक तौर से दूसरी बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं दिया गया और पार्टी लाइन से हटकर कई बार उन्होंने बिहार में भी और सदन में भी
अपने ही पार्टी पर हमला भी बोला है, वो भी एक तरह का संकेत है। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 1990 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में सांसद बने थे और 30 साल मेरी राजनीतिक जीवन का होने जा रहा है। बदलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के रूप में हम बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हम पार्टी बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें जरूर चल रही हैं। जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष सहारे से ही सही हमला बोल रहे हैं, कुछ तो बात तो जरूर है। तो राजीव प्रताप रूडी को लेकर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लाठी खाए हैं, तो कुछ उनकी का उम्मीद लगता है कि बरकरार रह जाए, सीट उनको कंटिन्यू मिल जाए। लेकिन आर.के. सिंह को लेकर भी यही चीज़ें हैं। वहाँ मीना सिंह और मीना सिंह को बेटे का शामिल करना, और वो ब्रजभूषण सिंह का दामाद है, तो अगर उनका टिकट कटा तो दामाद को दे दिया जाएगा कि आप पर भाई महिला उत्पीड़न का आरोप है, आपको हम टिकट नहीं दे के आपके दामाद को टिकट दे सकते हैं। तो फिर आर.के. सिंह का क्या होगा? ये कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिन चीज़ों से लग रहा है कि बीजेपी बिहार को लेकर सहज नहीं है, या एक नए तरीके का वो प्रयोग करना चाहता है, जिस प्रयोग को तहत जो पुराने बीजेपी के नेता हैं उनसे कह सकते हैं कि उनको दरकिनार करना चाह रही हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको मौका देना चाह रहे हैं। हालांकि रमा देवी को लेकर भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनका भी उम्र हो गया, उनको भी साइड आउट किया जाए। लेकिन जो कम्बिनेशन वाल्मीकि नगर से लेकर मुजफ्फरपुर तक एनडीए का रहा है, 2015 के विधानसभा चुनाव में भी सारे बिहार में उन्हें हार मिला, लेकिन इन इलाकों में वो मजबूती के साथ वो जीतते रहे। तो वो कम्बिनेशन में राजीव प्रताप रूडी हो चाहे राधा मोहन सिंह हो, बड़ी मजबूती से उन्होंने उन इलाकों में वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है सुशील मोदी के साथ मिलकर। आज भी वहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में बीजेपी में है। लेकिन अगर ये कम्बिनेशन अगर टूटा, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, दलित का जो कम्बिनेशन, उधर अति पिछड़ा का भी कम्बिनेशन है, हालांकि फॉरवर्ड की आबादी सबसे ज़्यादा उन्हीं इलाकों में है। तो ये जो अगर कम्बिनेशन टूटा, तो ये कम्बिनेशन अगर टूटा तो फिर बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगा उन इलाकों में जिन इलाकों में नीतीश कुमार और लालू यादव के एक होने के बावजूद भी कुढ़नी सीट जीत ली बीजेपी, गोपालगंज सीट फिर से जीत लिया। एक होने के बावजूद भी सारे समीकरण को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर बीजेपी के साथ खड़ा रहा। तो ये, लेकिन वो कम्बिनेशन अगर टूटा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व उस कम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए कितनी दूर तक सोच रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी बीजेपी का या कास्ट इक्वेशन क्या है, इससे अमित शाह और मोदी अभी भी बिहार को लेकर शून्य ही है कह सकते हैं। क्योंकि नितिन नवीन का जब वो कास्ट पूछ रहे थे कि भाई नितिन नवीन किस जाति के हैं, तो आप समझ सकते हैं उनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ जाति समीकरण किस तरीके का है। यादव पर लगातार प्रयोग होता रहा बीजेपी में लालू यादव के रहते हुए। ये तो केंद्र की अज्ञानता ही नहीं कहेंगे कि नित्यानंद राय पर दाव चलाए, नंदकिशोर यादव पर दाव चलाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, जबकि लालू यादव जैसा मजबूत लीडर खड़ा है। तो फिर कैसे यादव इनके साथ है? और फिर यादव का जो एक इमेज है, पब्लिक इमेज है, उस इमेज को आप कैसे बदल दीजिएगा? इसी तरीके का दाव केंद्र से खेला जा रहा था बीजेपी में। अब आगे भी किस तरीके का खेला जाता है, कई हिस्से से सुशील सिंह को भी टारगेट लिया जा रहा है कि वो राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, उन पर भी निगाहें गड़ी हुई है। दरभंगा में उम्मीदवारों की तलाश हो रही है, झंझारपुर में उम्मीदवारों की तलाश हो रही है, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में, मधेपुरा सुपौल में कौन सा उम्मीदवार होगा इसका तलाश चल रहा है। खगड़िया में कौन उम्मीदवार होगा, नवादा नालंदा में कौन सा पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो जो नई सीटें हैं उन पर तो उस तरीके की कवायद होती नहीं दिख रही है कि पार्लियामेंट में इसके उम्मीदवार कौन सकते हैं, पूर्णिया से कौन लड़ेगा इसका चुनाव। लेकिन जो परंपरागत तौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिस गढ़ को 2015 में भी लालू नीतीश नहीं तोड़ पाए, उस गढ़ पर कुछ ज़्यादा ही प्रयोग करते हुए बीजेपी दिख रही है। अब देखना ये होगा कि उस प्रयोग का नतीजा क्या होता है, क्योंकि सुशील मोदी को भी उसी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है और अब साफ दिखने लगा है कि सुशील मोदी को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश में
केंद्र के सरकार भी है और मोदी और शाह भी है, क्योंकि इस बार इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी का गठन हुआ है, कार्यकारिणी गठन, उसमें जगह भी नहीं दी गई है। मोदी को जिम्मेवारी दी जा सकती थी, वो भी नहीं दी गई है। बिहार के मामले में भी जिस तरीके से गुजरात लॉबी को मजबूती से बिठाने की कोशिश हो रही है, नागेंद्र जी थे तो फिर सुशील मोदी नहीं चाहते हुए भी उनको रखना पड़ता था, लेकिन नागेंद्र जी को भी साइड आउट कर दिया गया है। कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन पुराने बीजेपी के नेताओं को दरकिनार करने की जो नीति दिखाने की कोशिश हो रही है शाह और मोदी के द्वारा, ऐसे में बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को एज के बावजूद भी वहाँ चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कम्बिनेशन के सहारे पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ, देखिए 2019 का चुनाव भी मोदी और शाह बिहार में नहीं लड़े थे। खगड़िया से कैसे मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर हम उसको हरा सकते हैं, सारे कम्बिनेशन इस तरीके से बैठाया गया था एक एक सीट पर कि पड़ोसी सीट से उसका क्या लाभ मिलेगा, ये देखते हुए कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। फिर भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने इस तरीके से फील्डिंग की, इस तरीके से चौसर बिठाया कि किशनगंज भी जीतते जीतते हार गई जदयू, लेकिन 39 सीटों पर चुनाव जीत गए एनडीए। और कई सीटों पर तो आज तक उस तरीके का वोटिंग हुआ ही नहीं था। बेगूसराय में जितने मार्जिन से जीती बीजेपी, मधुबनी में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली और इस बार ये दोनों कॉम्बिनेशन टूटा हुआ है। ऐसे में अगर केंद्र के भरोसे बिहार की भी राजनीति होने लगी तो ये तय मानिए कि 2024 ऐसे ही महागठबंधन कागज पर काफ़ी मजबूत दिख रहा है, लेकिन सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह जैसे नेताओं को जिस तरीके से दरकिनार करने की कोशिश हो रही है और दरकिनार कर दिया गया, तो ये तय मानिए ये जो समीकरण है बिहार का, कास्ट समीकरण, जिसके सहारे नीतीश कुमार पिछले बार कह सकते हैं कि करामात कर दिए एनडीए के लिए, तो याद रखिए वो सारी चीज़ें, वो सारी ताना बाना टूट जाए या यूं कहें बिखर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।